नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है और ऐसे मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का क्या इंपैक्ट आगे मार्केट के ऊपर होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और खबर यह है कि गेहूं की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी आ गई है और बहुत कम ऐसा होता है कि जब नई फसल की आवक हो मार्केट में गेहूं की और तब दाम एमएसपी से इतने ऊपर चले जाएं। 20% तक ऊपर एमएसपी के भी गेहूं के दाम चले गए हैं शुरुआत में, सीजन की शुरुआत में। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर ओवरऑल बात करने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका तो अनुभव बहुत ज्यादा है सर, क्या आपको ये याद है कि सीजन में भी दाम एमएसपी से ऊपर चले जाते हैं सर? देखिए, अभी हम ये कह नहीं सकते ये जो ट्रेंड है ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर हम ग्लोबल प्राइसेस को देखें तो ग्लोबल प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में गिरे हैं। देखिए, 7 मार्च को ये $539 था और 18 मार्च को रह गया $476। तो यहाँ भी जैसे ही नई क्रॉप पंजाब हरियाणा, यहाँ भी प्राइसेस मॉडरेट हो जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश और गुजरात में जो व्हीट एक्सपोर्टर्स हैं वो रेट खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्राइसेस हाई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक इसी तरह रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आगे दाम गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं सर कि मान लीजिए अभी 15-20% दाम ऊपर हैं, तो मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाए दाम, तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकारी खरीद मतलब जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है एफसीआई का, उसमें दिक्कत आएगी? क्योंकि अगर मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा तो लोग क्यों बेचेंगे एफसीआई को? देखिए, ये तो बात सही है कि पिछले 2-3 साल में जो बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रही थी वो इस साल उतना नहीं होगा। फिर भी हम समझते हैं कि 30-35 मिलियन टन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। उसकी वजह यह है कि वहां पर 2.5% तो आड़तिया कमीशन है, बाकी टैक्सेस भी हैं और ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी से होता है। और हमारे पोर्ट की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी लिमिटेड है। तो मुझे लगता है जितनी हमें जरूरत है उतना प्रोक्योरमेंट हो जाएगा इस साल। अच्छा, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए रिकॉर्ड उत्पादन गेहूं का हो रहा है देश में, उसके बावजूद दाम बढ़ रहे हैं, सीजन में दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका इंपैक्ट कंज्यूमर के ऊपर भी पड़ेगा? क्या आटा भी महंगा होगा सर हमारे यहाँ? हाँ, तो कुछ अगर इतना एक्सपोर्ट होगा, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और उसके एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो दाम गिर जाते हैं, एमएसपी से भी नीचे चले जाते हैं। अगर अच्छा एक्सपोर्ट होगा तो उसका फायदा भी होगा ना, किसानों को भी बेटर प्राइस मिलेगा। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक मेरी बातचीत हो रही है तो इस साल पिछले साल के मुकाबले में 20% रजिस्ट्रेशन किसानों ने कराया है अपने प्रोक्योरमेंट का। तो किसानों को अगर बेहतर दाम मिल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कम से कम गेहूं में देखने को नहीं मिलेगा मुझे लगता है, लेकिन हाँ मक्का में मिल सकता है, क्योंकि मक्का में हमारे सरप्लस बहुत मार्जिनल है। और जहां तक मुझे मालूम है, कल सीआईआई की मीटिंग भी हुई है गवर्नमेंट के साथ कि वो ये कहती है पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री के मक्का के एक्सपोर्ट पे किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। ओके, अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस बार गेहूं किसानों के लिए बड़ा अच्छा मौका आ गया है और बहुत अच्छा प्राइस पूरे सीजन में मिल सकता है? अभी पंजाब हरियाणा की क्रॉप है अप्रैल 20 जी। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हालांकि आपने डिटेल में ये बताया कि आगे दाम कम हो सकते हैं, जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी तो आप कह रहे हैं कि कीमतों में कुछ कमी आएगी। लेकिन हाँ, इस सीजन में की शुरुआत में ही दाम एमएसपी से ऊपर है, तो जो किसान है, गेहूं के किसान हैं, उनके लिए तो फायदे की बात है ही, लेकिन कंज्यूमर के लिए थोड़ी चिंता की बात यह है कि इस बार आपके किचन का बजट थोड़ा और बिगड़ने वाला है, क्योंकि बाकी जो महंगाई अपनी जगह है, लेकिन आटा भी
थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन हाँ, बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि देश में बहुत ज्यादा उत्पादन होने वाला है। आगे जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है और $118 प्रति बैरल के ऊपर है ब्रेंट क्रूड का भाव। WTI क्रूड का भाव $114 के ऊपर है और MCX पर भाव 8,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 4% की तेजी कच्चे तेल में दिख रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई घटने की लगातार आशंका दिख रही है और यह कहा जा रहा है कि सऊदी का यह दावा है कि यूएस की वजह से ईरान का मामला अटक गया। सऊदी का ग्लोबल सप्लाई की अकेले जिम्मेदारी लेने से सऊदी ने इनकार किया है। ओपेक प्लस के कुछ मेंबर उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसका इंपैक्ट हम क्रूड प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। तो अजय केडिया जी, आप जरा बताइए कि क्या ऐसे में कुछ और तेजी की संभावना आपको कच्चे तेल में भी दिख रही है? गुड मॉर्निंग नितिन जी। डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा था जब $98 आया था कि बातें जरूर हो रही कि ईरान है, वेनेजुला है, इराक, यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे या यूएस में प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, बट ये इतना आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम। उसी को देखते हुए हमें लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया जो $118 का लेवल रिटेस्ट कर गया है। नो डाउट जर्मनी में भी गुहार लगाई है ओपेक मेंबर से कि प्रोडक्शन बढ़ाई है, बट हमने देखा पिछले 6-8 महीने में प्रोडक्शन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है जितनी स्पीड से डिमांड बढ़ी है पोस्ट पैंडेमिक। तो आई थिंक ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ये अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस जो रिसेंट में $138 का हाई टच किया था उसको भी ब्रेक कर सकता है। और हो सकता है अगर ये लड़ाई खत्म नहीं होती और जिस जिनसे सैंक्शंस, यू माइट इंपोज सैंक्शंस जो बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को नए हाई की तरफ ले जाएगा। तो आई थिंक कोई रिलीफ जल्दी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट पे भी तेल के भाव तेज रहेंगे। एमसीएक्स की बात करें तो रुपए में जो गिरावट बढ़ना चालू हो चुकी है, क्योंकि 25 रुपया डीजल पे जो बढ़ा है बल्क यूजर के लिए, इसका भी इंपैक्ट हम इन्फ्लेशन पे आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है वापस क्रूड 9,500 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है क्रूड अगले महीने 2 महीने तो एटलीस्ट कोई ऐसा सीनरियो दिख रहा नहीं है कि इमीडिएट में सप्लाई फुलफिल की जाए। तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल पर। अच्छा पटनायक जी, आप बताइए कि इंट्राडे के ट्रेडर को अगर एग्जैक्टली इसी भाव पर कोई ट्रेड लेना हो क्रूड में, तो क्या उनके लिए ठीक भाव है, लेना चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा वेट करें, मार्केट एक बार थोड़ा करेक्ट हो जाए, नीचे आ जाए, तब एंट्री लें? क्या सुझाव आपका? जो भी पॉइंट्स अभी डिस्कस हुए थे क्रूड, तो उसमें एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईयू जो अभी तक साइलेंट पे बैठा था, बोल रहा था कि वो कहीं ना कहीं सैंक्शन नहीं करना चाहते थे ऑन क्रूड ऑयल फॉर रशिया, वो भी कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं। तो ये स्पेकुलेटिवली तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है क्रूड के लिए, इसलिए तो मैं इस भाव से भी बाई करके ही चलूंगा। करंट रेट पे मैं बाई करके चलूंगा। स्टॉप लॉस 8,600 का स्टॉप लॉस लगा के 8,750 का टारगेट लिए मैं ट्रेड करूंगा। तो ये रहा कच्चे तेल पर कि क्या ट्रेड अभी आपको लेना है। जो भी ट्रेड लें आप ध्यान से लें, और अजय जी भी कह रहे थे कि आप बाई करिए, लेकिन 8,300 के स्टॉप लॉस के साथ 8,800 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। ये केडिया कमोडिटी की राय कच्चे तेल पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में तेजी धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है और 200 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। 51,870 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $1935 के आसपास है। तो आप जरा बताइए अजय जी कि गोल्ड में क्या अभी 200-300 रुपए और अपसाइड के लिए बाइंग करना ठीक है? देखिए, ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते फेड की मीट से पहले कंसोलिडेशन और जो गिरावट आनी थी वो हमने आते हुए देख चुके थे। प्राइसेस ने जिस दिन से 1920 का लेवल फिर से रीगेन कर लिया है, वो कहीं ना कहीं काफी सपोर्टिव है। डॉलर इंडेक्स भी 99 के नीचे है और जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमने देखा है कि हमेशा गोल्ड को सपोर्ट मिला है। इसी बीच हमने देखा कि यूएस में इन्फ्लेशन और कनाडा में भी 30 साल के हाई पे इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो सारी फैक्टर मुझे लगता है, और साथ में फेड ने जो 0.25 का अगर रेट हाइक किया है वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया था। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है गोल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स 1970 जो 1970 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू तेजी का रुख ही रखेगा। आज इंट्राडे की बात करें तो 52,000 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट 52,100 का लेवल तोड़ने पे हम फिर से एक बड़ी तेजी देखेंगे जो 52,600-700 का लेवल अगले 2 सेशन में दिखा सकता है। तो ये राय आपकी गोल्ड पर। अच्छा, चांदी में क्या किया जाए पटनायक जी? सिल्वर में अभी ट्रेडिंग का पोटेंशियल आपको दिख रहा है?
बिल्कुल, मेरे को दिख रहा है करंटली हम लोग चांदी में करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 68,600 का लगा के और टारगेट प्राइस 69,600 का लगा के चल सकते हैं। और एक बार वो लेवल भी क्रॉस करता है, क्योंकि एक बहुत सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है उस लेवल पे, पर यदि वो भी खुदा देता है तो फिर वहां से और 400-500 रुपए की रैली देखने में कोई अपने को सरप्राइज नहीं होगा। ओके, तो ये रहा है आपकी चांदी पर। चलिए, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मेटल मार्केट में किस तरह का एक्शन है और एग्री में क्या हो रहा है। इस पर बात ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल का मार्केट, अजय जी, अभी आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है? क्योंकि मेटल में भी हमने बहुत बड़ी तेजी देखी है। अब जरा आप बताइए कि मेटल में भी कौन कौन से ऐसे काउंटर हैं जहां पर आपको लगता है कि ट्रेड लेना इस वक्त ठीक रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेटल में अभी तक हमने 2021 में भी जो तेजी देखी और अभी भी देखी है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड। हमने देखा सप्लाई कंसर्न की वजह से ये तेजी बनी, और जिस ढंग से रशिया और यूक्रेन का जो कंसर्न बढ़ा है, यहाँ पे हमने देखा डायरेक्टली जो कमोडिटी इन्वॉल्व हो रही है वो हो रही है निकल और एल्यूमिनियम। तो निकल में तो हमने एक बड़ा रैली अब देख चुका है। मुझे लगता है अब ध्यान रखना चाहिए एल्यूमिनियम में, जहाँ पे इन्वेंट्रीज में काफी बड़ा फॉल आया हुआ है, और यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा तेजी का रुख बन सकता है, जो हायर साइड में 300 का भी लेवल क्रॉस कर सकता है। वहीं दूसरी कमोडिटी है कॉपर, क्योंकि डिस्पाइट के हमने पहले भी देखा कि जो कंजम्पशन है वो स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रहा है। कॉपर में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने वापस 810 के ऊपर होल्ड होते हुए देखा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक तेजी का रुख रहेगा, जो इंट्राडे के हिसाब से तो 820 है, बट हो सकता है प्राइस 856, 860 के भी लेवल जल्द दिखा सकता है। तो ओवरऑल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर, ये दो कमोडिटी पे ध्यान रखकर बाइंग करनी चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन दो कमोडिटीज पर आप कह रहे हैं कि ध्यान रखकर बाइंग करनी चाहिए, इस पर आप नजर रखिए, ये आपका सुझाव है। अच्छा, एग्री मार्केट में जरा प्रीतम जी, कोई काउंटर जहां पर आपको लगता हो कि इस वक्त नजर रखनी चाहिए, ट्रेड के लिए ठीक रहेगा? देखिए, एग्री एज अ कमोडिटी हम लोग कवर नहीं करते मिथुन जी, पर मैं मेटल्स के बारे में आपको एक कॉल बताना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन। एल्यूमिनियम की जो अपनी डिस्कशन हो रही थी, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने आयरन ओर, सॉरी एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइट को बैन कर दिया है रशिया को एक्सपोर्ट करने से। तो जो सप्लाई कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे, उसमें और ये यहाँ पे तंगी आने वाली है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम में हमारा फोकस रहेगा ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक डिस्ट्रप्टेड मार्केट जिसमें इन्वेंट्री कम है, एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे एक मेजर सप्लायर ऑफ बॉक्साइट, जो एक मेजर प्रोड्यूसर रशिया को करता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसने बैन कर दिया है। उसके चलते आई थिंक एल्यूमिनियम में भी बहुत तेजी बनी रहेगी, इसलिए हमारा तो बाई कॉल मेंटेन है एल्यूमिनियम में 284 लेवल्स पे, एंड स्टॉप लॉस लगा है 280-250 पे, एंड टारगेट है 286 का। ओके, तो ये राय आपकी एल्यूमिनियम पर है। एल्यूमिनियम में आज भी तेजी है, 283 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अच्छा अजय जी, अब एग्री पर आते हैं। एग्री में आप जरा बताइए, पहले बताइए कॉटन सीड ऑयल केक, क्या यहां पर और तेजी की गुंजाइश है? खरीदना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक? बिल्कुल, जैसे मैंने सितंबर में कहा था कि 4000 का टारगेट मुझे मार्च तक दिखाई देता है, और हमने फरवरी में कंसोलिडेशन देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। जिस ढंग से दूध के भाव फिजिकल मार्केट में बढ़े हैं, ये भी कहीं ना कहीं फार्मर्स के कंज्यूमर को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हुआ है, जो 3220 के ऊपर ब्रेकआउट देता है। इमीडिएट टारगेट तो मुझे लगता है 3400-3420 का है, बट मुझे लगता है 10-12 अप्रैल से पहले प्राइजेस 3800 तक का भी लेवल दिखा देंगे। तो कॉटन सीड ऑयल केक में बिल्कुल बाइंग करंट लेवल से भी किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 3420 है, बट ओवरऑल 3800 के लेवल हम देख सकते हैं अगले 15 दिन के अंदर। ओके, अच्छा ग्वार और जीरा, यहां पर कुछ अब बाइंग का मौका बन रहा है क्या अजय जी? खरीदना चाहिए अभी? बिल्कुल, मैं गवार में काफी बुलिश हूं। पहले हमने देखा था कि गवार में फंडामेंटल्स कोई भी ऐसे सपोर्ट नहीं थे, बट अभी 2-3 जो डेवलपमेंट हुए, जिसके अंदर पहला है यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं गवार कॉम्प्लेक्स के लिए काफी सपोर्टिव है, जिसके चलते गवार गम को 11,200 पे लेके चलिए। इमीडिएट तो 11,450 का है, बट 12,500 तक के भी लेवल हम अगले महीने भर के अंदर गवार गम में देख पाएंगे। वहीं ऊंचे भाव के चलते
करंटली भाव कंसोलिडेशन में जो अदर क्रॉप्स के भाव बढ़ने के चलते इस बार भी सोइंग में हम गवार में ड्रॉप देख पाएंगे, जो भी सपोर्ट मिलेगा। वहीं मसालों की अगर बात करें तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जीरा ठीक लगता है, बिकॉज 21,000 के लेवल पे वापस रिगेन कर लिया है। बट मीडियम टर्म अभी मुझे लगता है कि प्राइजेस में गिरावट मिलनी चाहिए, वहां से लॉन्ग टर्म बाय कीजिए। बट आज के लिए 21,600 के टारगेट के लिए लेके चला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और प्रीतम जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।